हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें फ्रिक्शन, घर्षण से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सब हमने देखा था। हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज आगे बढ़ते हैं हम। देखो, फ्रिक्शन से बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं। घबराने की ऐसी कोई नीड नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजों पे आकर अटकता है। एक, हमको म्यू का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक दूसरा थीटा आर का, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज का। इन दोनों से रिलेटेड मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ छोटे से कंसेप्ट लगते हैं कि क्या फ्रिक्शन से रिलेटेड, अभी आप देखोगे 4th नंबर क्वेश्चन आज अपन करने वाले हैं, तो मतलब फ्रिक्शन से एकदम छोटे छोटे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कल हमने 3rd नंबर तक किया था, आज हम 4थे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, व्हीकल टायर्स आर इन्फ्लेटेड प्रॉपरली। व्हीकल टायर्स जो हैं, यानी कि वाहन के जो टायर हैं वो अच्छे तरीके से क्यों फुलाए जाते हैं। ये तो आपने भी देखा है, जब आप गाड़ी चलाते हो, आपके पहिए में यदि हवा ना हो, व्हील्स में हवा ना हो, तो गाड़ी बहुत घिसटती हुई रोड में जाती है, यानी कि फ्रिक्शन वहां पर बहुत ज्यादा होता है। जब हवा कम है तो ज्यादा पार्ट क्या हो रहा है, रोड के टच में आ रहा है, जिससे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और स्पीड कम हो जाती है। भाई कई बार ऐसा होता है कि हवा कम होती है और हमें फील होने लगता है कि नहीं, गाड़ी में हवा कम है, हमें क्या करना चाहिए, उसमें हवा डलवा लेनी चाहिए। तो ये यही रीजन है, हमें फील होने लगता है कि फ्रिक्शन ज्यादा हो गया है वहां पर। तो आपका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, टू एंश्योर स्मूथ रनिंग, दूसरा है टू अलाउ द व्हीकल टू टेक मोर लोड। भाई ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि यदि हम अलाउ करेंगे व्हीकल को ज्यादा लोड देने के लिए और हम ज्यादा फुला देंगे तो हमारा टायर फट सकता है, ठीक है। तीसरा कह रहा है टू अवॉइड स्किडिंग एंड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। अगला है टू गो फास्ट एंड सेव फ्यूल। हिंदी में आपका कह रहा है कि वाहन के टायर ठीक से फुलाए जाते हैं, क्या रीजन है इसका बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला कह रहा है सुचारू रूप से चलने को सुनिश्चित करने के लिए हम टायर को मतलब अच्छी तरीके से फुलाते हैं। दूसरा कह रहा है वाहन को अधिक लोड देने की अनुमति देने के लिए। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यदि हम अधिक लोड देंगे और अच्छे तरीके से फुला देंगे तो आपका टायर फट सकता है, ठीक है। तीसरा कह रहा है फिसलने से बचने और घर्षण को कम करने के लिए हो सकता है। अगला है तेजी से जाने और ईंधन बचाने के लिए। नहीं भाई, ये कोई रीजन नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन है हमारा कि वाहन के जो टायर हैं, वाहन जो है आपका, उसके टायर ठीक से फुलाए जाते हैं, इसका रीजन क्या है। भाई कह रहा है सुचारू रूप से चलने को सुनिश्चित करने के लिए। हाँ ये तो है, लेकिन हमें साइंस की भाषा में क्वेश्चन का आंसर करना है ना, तो ये भी सही है, लेकिन ये चीज तो गलत है, ये अपना गया। तेजी से जाने और ईंधन बचाने के लिए भी नहीं है। इन दोनों में अब कह रहा है फिसलने से बचने और घर्षण को कम करने के लिए। यस एग्जैक्टली, यदि हमारे पहिए में हवा भरी हुई है, सपोज करिए कि ये आपका पहिया है और इसमें यदि हवा भरी हुई है, तो जो रोड से इसका कांटेक्ट है ना, वो थोड़ा सा कम होगा, जिससे कि क्या होगा, आपका फ्रिक्शन कम होगा और स्पीड अच्छी होगी। लेकिन यदि हवा ही नहीं है तो इसका थोड़ा सा ज्यादा पोर्शन क्या हो जाएगा, इसका थोड़ा सा ज्यादा पोर्शन किससे होगा, रोड से कनेक्टेड होगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो बिल्कुल सही है कि फिसलने से बचने और घर्षण को कम करने के लिए, टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन, हमारे जो टायर्स हैं वो क्या होते हैं, अच्छे तरीके से फुलाए जाते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। देखो कुछ भी ज्यादा ऐसा बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, इसको आप अपने डेली लाइफ से रिलेट कर लिया करो। साइंस तभी हमें इजी लगने लगेगी, साइंस उस दिन आपको इजी लगने लगेगी जिस दिन आप साइंस को अपने डेली लाइफ से रिलेट कर लोगे। हर एक चीज रिलेटेबल है। फिजिक्स की तो 100% चीजें हम कह सकते हैं, 99% चीजें फिजिक्स की आपकी लाइफ से रिलेटेबल है। तो जब रिलेटेबल है तो हम क्यों ना इसको रिलेट कर लें, क्योंकि मैक्सिमम लोग गाड़ी चलाते हैं, भाई इतना तो पता है, स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, ठीक है, कार चलाते हैं, कुछ ना कुछ तो चलाते हैं। तो ये अंदाजा तो हमें बहुत अच्छे तरीके से होता है कि जब हमारे पहिए में हवा कम हो जाती है तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है। फ्रिक्शन नहीं समझो टेक्निकल टर्म में, तो समझो कि जब हवा कम हो जाती है तो आपका टायर घसीटाने लगता है रोड से, तो आपको समझ आता है कि नहीं, इसमें हवा की जरूरत है, वरना हम कहीं पर भी फिसल के गिर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हम जब अच्छे तरीके से फुला देते हैं तो उसका थोड़ा कम पार्ट रोड के संपर्क में होता है, फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सी, टू अवॉइड स्किडिंग एंड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5th कह रहा है, माना एक वाहन क्षैतिज सड़क पर पूर्व दिशा में जा रहा है।
ठीक है, एक कोई वाहन है वो पूर्व दिशा में ईस्ट दिशा में जा रहा है, जिस पर वायु द्वारा लगने वाला बल उपेक्षणीय है, तब सड़क पर चलने वाले वाहन का घर्षण बल होगा। ऑप्शन है 0 होगा, पूर्व दिशा की ओर होगा, या पूर्व दिशा की ओर त्वरित है, या दक्षिण दिशा में होगा। कह रहा है सपोज अ व्हीकल इज गोइंग ईस्ट डायरेक्शन ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड ऑन विच द फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर इज नेग्लिजिबल। जो वायु आपका बल लगा रही है वो लगभग नेग्लिजिबल है। देन देयर विल बी फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द रोड मूविंग व्हीकल। यदि आप कहीं पूर्व दिशा की ओर जा रहे हो और वायु द्वारा लगने वाला बल नगण्य है, ना के बराबर है, तो आपके फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। लास्ट लेक्चर में बताया मैंने कि साइकिल जिस तरीके से चल रही होती है, तो हमने क्या देखा था कि साइकिल के 2 पहिए थे, ठीक है, एक आगे का पहिया और पीछे का पहिया। हमने देखा था कि आगे का पहिया तो मूव ही नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा होता है। पीछे का पहिया जो होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब उसका जो पीछे का पहिया है वो क्या है, बैकवर्ड की तरफ जो है बल लगा रहा है, तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो यदि किसी भी वाहन की बात होगी कि कोई भी वाहन यदि चल रहा है तो उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसी दिशा में लगता है, यानी कहना चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो यदि आपका वाहन क्षैतिज सड़क पर चल रहा है पूर्व दिशा की ओर, तो इसका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, पूर्व दिशा की ओर। यानी कि इस वाहन पर भी जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, घर्षण बल, वो किधर की ओर लगेगा, पूर्व दिशा की ओर लगेगा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, दे दिया है आपको घर्षण यानी कि फ्रिक्शंस के नाम दिए, मैच करना है आपको। कह रहा है पहला स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण, सीमांत एंड घर्षण गुणांक। यहां इंग्लिश में है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, मार्जिनल फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब जो स्थैतिक फ्रिक्शन है वो हमको पता है कि क्या होता है। स्थैतिक फ्रिक्शन जो है, स्थैतिक घर्षण जो है वो स्वयं नियंत्रित होता है, तो हम स्थैतिक घर्षण को कहेंगे, मिलाएंगे स्वयं नियंत्रित से। अब गतिज घर्षण, सीमांत घर्षण और घर्षण गुणांक। अब ऑप्शन देख के हमें लग रहा है कि जो सीमांत घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान होता है, तो हमने इससे मिला दिया। ठीक है, गतिज घर्षण और घर्षण गुणांक मैडम ने कल के लेक्चर में ही प्रूफ किया था। क्या प्रूफ किया था कि म्यू इज इक्वल टू tan थीटा किया था। म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, जहां पर थीटा आपका क्या है, जहां पर थीटा है आपका स्पर्श कोण, स्पर्श कोण है थीटा। ठीक है, और वही स्पर्श कोण जब थीटा आर हो जाता है तो क्या बन जाता है, एंगल ऑफ रिपोज। तो हम घर्षण गुणांक को किससे मैच करेंगे, स्पर्श कोण की स्पर्शज्या के बराबर। बिल्कुल, हमारा जो घर्षण गुणांक है वो म्यू होता है, एंड म्यू इज इक्वल टू tan थीटा हमें पता है। तो क्या होगा, tan को हिंदी में कहते हैं स्पर्शज्या, तो क्या हो जाएगा, जो आपका घर्षण गुणांक है वो किसके बराबर हो जाएगा, स्पर्शज्या के बराबर। अब हमारा लास्ट ऑप्शन बचा गतिज घर्षण, तो गतिज को किससे मिला देंगे, फर्स्ट से, सीमांत घर्षण से थोड़ा कम। अब देखो आपके पास 4 ऑप्शन थे, स्टैटिक, काइनेटिक, मार्जिनल एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ कंट्रोल्ड होता है, भाई हमको पता है सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, जो हमारा मार्जिनल फ्रिक्शन है ये भी हमको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। ठीक है, मैम ने बताया था कि बिल्कुल रिमोट जो था ना वो गिरने की स्थिति में था, गिरा नहीं था, गिरने की स्थिति में ही जो था वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, यानी कि क्या है, मार्जिनल फ्रिक्शन। मार्जिनल फ्रिक्शन बोलो या लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलो। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें पता है इक्वल टू किसके होता है, टेंजेंट एंगल के बराबर होता है। तो हमारा बचा काइनेटिक फ्रिक्शन फर्स्ट नंबर के। तो इसमें कौन सा आपका मैच हो रहा है, हमने लगाया A का 4 2 है। ठीक है, B का हमने बना दिया घर्षण 1, C का बना दिया हमने 2, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। क्लियर हुआ? ये फिल इन द ब्लैंक्स में मतलब पूछ सकता है या अलग से क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। इसमें आपके 4 क्वेश्चन कवर हो गए, इन मतलब 4 क्या कहना चाहिए, 8 क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
हम मैली सड़क पर फिसल जाते हैं, इसका क्या कारण है? भाई हम ना स्लिप कर जाते हैं, मडी रोड होती है तो हमको पता है, ठीक है। इसका रीजन क्या है कह रहा है भाई, इसका रीजन पूछ रहा है कि हम मैली सड़क पर क्यों फिसल जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर, ना ही अपेक्षिक वेग का। अब भाई ये घर्षण से रिलेटेड तो है कि फ्रिक्शन से ही रिलेटेड है, फ्रिक्शन कम होगा या ज्यादा ये आपको बताना है कि भाई जब आपकी सड़क जो है मडी है, कीचड़ है, तो जब आपका फ्रिक्शन, आप क्या हो रहे हो, ध्यान रखना, फिसल रहे हो, ठीक है। घर्षण बढ़ने से स्पीड कम होती है और घर्षण कम होने से स्पीड बढ़ जाती है। तो भाई क्या हो रहा है, मैलिक सड़क पर फिसल रहे हैं, यानी कि फिसले तो तेजी से गिरेंगे ना, यानी कि आपका घर्षण वहां पर बहुत कम हो जाता है, इसलिए आप क्या करते हो, मैली सड़क पर फिसल जाते हो। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखो, एसएससी मल्टीटास्किंग 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है कि आप मैली सड़क पर क्यों फिसल जाते हैं। तो इसका कारण है कि घर्षण में कमी होने की वजह से हम मैली सड़क पर फिसल जाते हैं, क्योंकि घर्षण कम होता है तो स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड कम होती है इसका मतलब होता है कि घर्षण बहुत ज्यादा है। ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेबल है आपको बताया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, द फंक्शन ऑफ बॉल बियरिंग इन अ व्हील। ठीक है, बॉल बियरिंग क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन ये जो बॉल बियरिंग है ना, पहिए में बॉल बियरिंग का क्या कार्य है। सपोज करिए कि ये आपका एक पहिया है, ठीक है, पहिए में ऐसा कुछ बना होता है पहिया आपका। जब पहिया है ये आपका, तो पहिए में क्या है कि देखो यहाँ छोटे छोटे ऐसे कुछ गोले से बने होते हैं, ठीक है, ये हमने देखा है। पहिए का जो इनर आउटर पार्ट होता है वो कुछ ऐसे छोटे छोटे छर्रों को बोलना चाहिए, छर्रों से क्या होता है, सेपरेटेड होता है। तो क्या कह रहा है, फंक्शन ऑफ बॉल बियरिंग क्या है, ये जो बॉल बियरिंग आप लगाते हो ये क्यों लगाते हो। तो कह रहा है पहला, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, घर्षण बढ़ाने के लिए, टू कन्वर्ट काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, गतिज घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए। तीसरा कह रहा है टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में परिवर्तित करने के लिए। चौथा ऑप्शन है जस्ट फॉर कन्वीनियंस, या सिर्फ सुविधा के लिए। नहीं भाई, सिर्फ सुविधा के लिए नहीं है। द फंक्शन ऑफ बॉल बियरिंग जो है वो क्यों लगाया जाता है भाई, जो ये तो हमको पता है कि फ्रिक्शन को हमें रिड्यूस करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन से बस काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपके भाई फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है। तो ए वाला तो आपका पहले ही कैंसिल हो गया, डी तो कैंसिल है। अब बी और सी में क्या हो सकता है, आप खुद जानते हो कि ये जो है यहाँ पर लगाया गया पहिया मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, जो मूवमेंट कर रहा है यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन हो रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में जो चेंज करता है वही बॉल बियरिंग का क्या है, काम है। क्या कर देता है, आपके सरफेस एरिया को कम कर देता है। और जैसे आप ऐसे समझिए, ऐसे समझना आप कि यदि आप, ठीक है, ये कोई चीज है, ये दो चीजें हैं, दो रास्ते हैं, ठीक है, इस पे क्या है ना कि इस पे कोई चीज ना ऐसे स्लाइड कर रही है, ठीक है, लेकिन इस पे जो है कोई चीज रोल कर रही है। समझ रहे हो ना मैं क्या बना रही हूँ, ठीक है। यदि कोई चीज यहाँ पर ऐसे रखी हुई है, ये ब्लॉक, और ये जो है यहाँ पर रोल कर रहा है, तो यहाँ पर जो कांटेक्ट है वो बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर जो कांटेक्ट है वो अर्थ से या सरफेस से क्या है, कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, और यहाँ पर होगा फ्रिक्शन कम। तो ये हम इसीलिए मैक्सिमम जो भारी चीजें होती है उनको हम रोलिंग के उसमें बनाते हैं, ताकि हमारा फ्रिक्शन कम हो तो हमारी स्पीड बढ़ जाए। क्योंकि भैया स्लाइडिंग करने से तो फार मच बेटर है कि हम किसी चीज को रोलिंग कर लें, क्योंकि रोलिंग करने में हमारा जो देख रहे हो कि फ्रिक्शन कितू सा लग रहा है, सिर्फ इतू सा फ्रिक्शन लग रहा है, जबकि यहाँ पर फ्रिक्शन कितना लग रहा है, इतने पार्ट में लग रहा है। जब फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो है मूव करने में यानी कि इसकी स्पीड कम होगी, और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कम है यानी कि स्पीड ज्यादा होगी। तो वैसे ही क्वेश्चन था कि पहिए में बॉल बियरिंग का क्या कार्य है। तो भैया क्या करता है, टू कन्वर्ट द काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, साइकिल तथा कारों में बॉल बियरिंग का उपयोग होता है क्योंकि इसके प्रयोग से। फिर से वही क्वेश्चन है बॉल बियरिंग का, क्योंकि इसके प्रयोग से क्या होता है।
पहिए तथा धुरी के बीच का वास्तविक क्षेत्रफल बढ़ जाता है, या पहिए तथा धुरी के बीच का प्रभावी क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तीसरा कह रहा है पहिए तथा धुरी के बीच का प्रभावी क्षेत्रफल घट जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बॉल bearing is used in a bicycle and cars because its use the actual area between the wheel and the axial increases or decreases, ठीक है, या none of the above। अब बताओ, अभी अभी मैंने बनाया था, है ना, पहिया बनाया था मैंने, ये हमारा कोई पहिया है ऐसे, ठीक है, और पहिए में हमने लगा दिया था ये हमारे क्या है, बॉल बियरिंग, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि बॉल बियरिंग जो बहुत छोटे छोटे से हैं, ठीक है, थोड़े डिस्टेंस में भी रखे गए हैं। तो आप खुद ही बताओ ना, यदि उन दोनों को मैं जोड़ दूं तो यहाँ पर जो चीज लगेगी उसका सरफेस एरिया तो ज्यादा होगा, लेकिन बॉल बियरिंग लगाने से सरफेस एरिया कम हो गया, और सरफेस एरिया कम हो गया यानी कि क्या हो गया, आपका फ्रिक्शन कम हो गया, क्योंकि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। यदि आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, और सरफेस एरिया घटाओगे तो फ्रिक्शन घटेगा। भाई सीधी सी बात है, फ्रिक्शन बढ़ रहा है यदि आप सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो तो हम बॉल बियरिंग यूज करते हैं ताकि हमारा सरफेस एरिया रिड्यूस हो, और रिड्यूस होने से क्या होगा आपका कि फ्रिक्शन भी रिड्यूस होगा, और फ्रिक्शन में रिड्यूस होने से क्या होगा कि आपकी स्पीड जो है व्हीकल की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बॉल बियरिंग इज यूज्ड इन अ बाइसिकल क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि द इफेक्टिव एरिया बिटवीन द व्हील एंड एक्सल क्या है, ताकि डिक्रीज हो जाए। समझ रहे हो ना, इन दोनों के बीच का जो सरफेस एरिया है वो क्या हो, कम रहे, और कम रहेगा तो स्पीड अच्छी रहेगी हमारी। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, कथन ए, फिर से वही कथन और कारण की तरह जैसे हमने शुरुआत करी थी अंत तक वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो लॉन रोलर होता है धक्का देने की तुलना में खींचना आसान है। अरे मैम ने तो अभी बताया कि भाई किसी भी चीज को स्लाइडिंग करने से बेहतर है कि हम रोल कर लें, क्योंकि फ्रिक्शन जो है स्लाइडिंग में बढ़ जाता है। तो वही कह रहा है धकेलने पर आभासी भार बढ़ जाता है, जिससे घर्षण गुणांक भी बढ़ जाता है। तो क्या कह रहा है आपका कि लॉन रोलर है कोई, ठीक है, उसको धक्का देने की तुलना में खींचना आसान है। हमें बिल्कुल पता है कि भाई हम धक्का देंगे, स्लाइडिंग करेंगे, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, इसलिए हमें उसको रोल करते हैं। नाम ही ये रोलर है, यानी रोल कर रहा होगा, तो रोल कर रहा होगा तो फ्रिक्शन तो कम होगा, ठीक है। धकेलने पर आभासी भार बढ़ जाता है, जिससे घर्षण गुणांक भी बढ़ जाता है। बिल्कुल भाई, हमने तो पढ़ा ही है ना कि आपका म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। और कल तो हमने पूरा रिलेशन फाइंड किया था कि जब धकेलोगे आप तो जो आभासी भार है वो बढ़ जाएगा, तो घर्षण गुणांक भी बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या ऑप्शन दिया है कि बोथ A and R are true but R is correctly describe A, both A and R are true but R does not explain A correctly। गलत है, A is true, भाई गलत तो है ही नहीं कोई, है तो दोनों बिल्कुल सही बात कह रहा है, क्योंकि मैम ने कल ही पूरा रिलेशन से फाइंड किया था कि जो R होता है वो बैलेंस करता है mg को। तो हमने लिखा था ना कि R इज इक्वल टू mg cos थीटा, तो हमारा जो R है वो mg cos थीटा के बराबर होता है, और जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके बराबर होता है, mg sin थीटा के बराबर। उन दोनों को हमने बैलेंस करके निकाला था कि हमारा जो म्यू है वो क्या है, प्रोपोर्शनल होगा आपके किसके, आभासी भार के। तो इसलिए हम कहेंगे कि आपका पहला ऑप्शन बोथ A and R are true but are correctly described A। तो क्लियर हुआ? ये कुछ क्वेश्चंस थे फ्रिक्शन के जो एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा टफ नहीं पूछता है। ये 10 क्वेश्चन भी कर लो, आपके लिए बहुत है, आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो प्लीज टेक्स्ट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे आपके बॉक्स में आप क्या करिएगा, कमेंट करिएगा कि मैम ये डाउट है। मैं कह रही हूँ गारंटी के साथ कि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा साइंस में मेरे पढ़ाने के बाद जिसमें आपको होने वाला है कोई भी डाउट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू क्लास।